Morning guys, welcome back to my channel. I am Dr. Ashutosh and today I am with a new preparation tips video in front of you. So before proceeding with my video, just please subscribe, like and comment on it, and if you are new on my channel then please comment and subscribe my channel also and press the bell icon as well. See guys, this time I am not going to talk about NEET MDS or NEET PG exam. This time I am going to talk about INICET, MDS, MD, MS, DNB, PG एग्जाम्स. देखिए जो INICET का फॉर्म है, मतलब कि MDS के लिए, MD, MS के लिए, वो जो है वो आउट हो चुका है. फॉर्म जो है वो 5 तारीख से भरने का स्टार्टिंग है और मतलब कि एग्ज़ाम जो है वो 13 नवंबर को है INICET का. INICET का मतलब ये होता है कि एम्स, PGIMR और जिपमर में जो जितने भी मतलब कि सीट्स होती हैं PG की, लाइक MDS का, MD का, MS का, ये सारी सीट्स जो होती हैं वो कंबाइंड एक एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाती हैं जिसको हम INICET बोलते हैं. तो देखिए जो नवंबर वाला सेशन होता है इनका, मतलब कि जो नवंबर में एग्ज़ाम होता है, मतलब कि जो इनका सेशन स्टार्ट होगा जनवरी से, जो जिसके लिए एग्ज़ाम नवंबर में हो रहा है, इसमें जो होता है वो सीट्स कम होती है एज़ कम्पेयर टू दैट मई वाला एग्ज़ाम, जिसमें जुलाई वाले सेशन के लिए, क्योंकि देखिए जुलाई वाला जो सेशन होता है उसमें जो होता है वो एम्स तो रहता है, साथ साथ जिपमर की सीट्स होती हैं, निम्स की सीट होती है, उसके अलावा आपकी जो होती है वो PGIMR की सीट्स होती हैं, वो सब इंक्लूडेड होती है. MD, MS और MDS के लिए साथ साथ जो होता है वो JASHIP की सीट्स भी इंक्लूडेड होती है. लेकिन नवंबर वाला जो एग्ज़ाम होता है INICET के लिए, वो जो होता है वो बेसिकली MTS फॉर एम्स के लिए केवल होता है. उसमें PGIMR, जिपमर या फिर किसी तरह की JASHIP की सीट जो होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती हैं. तो देखिए हम बात कर लेते हैं कि INICET का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है. देखिए इसमें जो होता है वो आपका 200 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं. हर क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है और निगेटिव मार्किंग जो होती है 0.33 मार्क्स जो होता है वो पर क्वेश्चन पे जो होता है वो डिडक्ट करते हैं. मतलब अगर आपका 3 क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपका एक सही जो होता है वो कट जाएगा. कुछ सब्जेक्ट जो होता है वो MDS के लिए वही 21 सब्जेक्ट्स होते हैं और मेन सब्जेक्ट की अभी हम बात करेंगे. हम इससे पहले आपको बताते हैं कि नवंबर वाला जो INICET होता है उसमें कितने सीट्स आते हैं एक्सपेक्टेड. इसमें जो होता है वो आपके एक्सपेक्टेड जो होते हैं वो 14-15 सीट्स ही होते हैं MDS के लिए. अगर आपका जनरल रैंकिंग 6, 7, 8, 9, 10 है तो आपको सीट मिलने का चांस होता है. अगर आपकी OBC रैंकिंग जो है वो 15 तक है तो आपको सीट्स मिल सकती हैं और अगर आपकी SC ST रैंक है 32-33 तक तो आपको डेफिनेटली INICET MDS की सीट जो होती है वो मिल जाएगी. तो INICET में जो होता है वो एम्स में जो होता है वो NRI के लिए जो होता है वो 2 सीट MDS में रिजर्व होता है, जो कि नेपाली लोग या फिर कितने जो भी साउथ इंडिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश होते हैं उनके लिए 2 सीट्स जो होती है वो रिजर्व होती हैं और ईस्ट इंडिया के लोगों का भी रिजर्वेशन होता है एम्स के MDS एग्जाम में. तो अब बात कर लेते हैं एम्स MDS एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं और हमें कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए. देखिए मैंने जो था वो दिया हुआ था मई वाले सेशन का एम्स MDS एग्जाम दिया हुआ था और जिसमें मुझे मतलब टोटल जो है मुझे 192 रैंक बनी थी और एम्स के एग्जाम में, और मुझे जो है वो JASHIP मिला हुआ था एम्स में. तो मैंने जो है वो JASHIP नहीं लिया क्योंकि मुझे जो है वो MDS करना था. तो देखिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो देखिए एम्स का तो पहली बात कोई पैटर्न नहीं होता है कि आपका ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट. जो हमें नीट MDS में लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, वही जो है वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है एम्स के MDS एग्जाम में. तो देखिए हम आपको कुछ एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट जो होता है वो मेन थ्रोली पढ़ना चाहिए. देखिए सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट ईयर के ऊपर. फर्स्ट ईयर में जो होता है वहाँ पे 2 सब्जेक्ट वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं. सबसे पहला एनाटॉमी और दूसरा जो होता है वो बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछते हैं. एनाटॉमी में जो आपका जो भी कैटेबर सेक्शन का जो डिसेक्शन होता है, बेसिकली मेरे हिसाब से अगर आप एनाटॉमी जो होता है वो किसी भी कोचिंग सीरीज का पढ़ रहे हैं या फिर अगर आपके पास ग्रेस एनाटॉमी या फिर कोई एटलस है तो आप एम्स के MDS का सिलेबस जो होता है उससे
बेसिकली कवर कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग कैडेवर का डिसेक्शन पूछ सकते हैं, वो लोग कई बार होता है मैंडिबल का डिसेक्शन देकर पूछते हैं कि ये कौन सी आर्टरी है, कौन सा नर्व है बताओ, वो लोग कई बार मैंडिबल का डिसेक्शन दे देते हैं, उसके बाद पूछते हैं ये नीचे से, इस दांत के नीचे से कौन सी आर्टरी कौन सी नर्व जा रही है। तो इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन वो पूछते हैं। बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में उनका क्या होता है कि उसमें जो होता है वो फिगर बेस्ड क्वेश्चन देते हैं कि सपोज करिए उन्होंने कोई टेस्ट किया, इस टेस्ट का कलर ये आया तो ये टेस्ट कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। चारों ऑप्शन इतना सिमिलर होगा कि आपको बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ईयर से जो वो सब्जेक्ट उठाते हैं, सेकेंड ईयर से बेसिकली वो 3 सब्जेक्ट उठाते हैं। एक जो होता है वो डीएम उठाते हैं, दूसरा जो होता है माइक्रोबायोलॉजी उठाते हैं, और तीसरा जो होता है वो आपका उठाते हैं बेसिकली फार्मेकोलॉजी। लेकिन वो डीएम और माइक्रोबायोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। डीएम में भी जो चैप्टर हम कभी सोचते नहीं है अपने वीडियोस में कि हमको सेकेंड ईयर के डीएम में सिरेमिक्स पढ़ना है, उसके बाद हमें क्या कहा जाता है प्रोस्तो वाली जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब उठा के वो पूछ लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग कि ये कौन सा स्टेन पे क्या कहा जाता है, ये वायरस या बैक्टीरिया कौन सा स्टेन होगा, चॉकलेट अगर का वो फोटो दे देंगे, फिर पूछेंगे इसमें कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस वगैरह जो होता है स्टेन होगा। एम्स के लिए जो है वो आपका उनका फंगी वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइकोलॉजी वाला पोर्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोबायोलॉजी में, तो उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही होगा। थर्ड ईयर में अगर बात करें तो वो तीनों सब्जेक्ट को जो होता है वो इक्वली इवेल्युएट करते हैं, लाइक ओरल पैथोलॉजी, उसके बाद आपका जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन से जो होता है वो आपका केस बेसिस पे क्वेश्चन देते हैं कि अगर किसी को ये बीमारी है, उसने ये टेस्ट करा है, उसको ये सिम्टम है, तो आप बताइए कौन सी बीमारी है। सर्जरी में वो क्लेफ्ट लिप पैलेट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपका बर्न है तो बर्न से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार वो पेटरसन इंडेक्स वगैरह जो होता है वो फाइंड करने के लिए देते हैं। और उसके बाद ओरल पैथोलॉजी में जो होता है वो बेसिकली इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो एम्स में बहुत ज़्यादा रहता है। तो ओरल पैथोलॉजी में क्या करते हैं, वो कोई भी आपको रेडियोग्राफ दे देंगे, या फिर क्या कहा जाता है कोई भी आपके सामने डायग्नोसिस रख देंगे, किसी का फोटो बना देंगे, उसको बोलेंगे कि ये डिजीज है। लाइक अगर किसी का बैक पोर्शन है और उसको लाइपोमा है, पीछे में वो बड़ा सा लाइपोमा दिखा देंगे और बोलेंगे कि इसको पहचानो ये क्या है, तो वो फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो अधिक तवज्जो देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको फाइनल ईयर में जो होता है वो एम्स के एग्जाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पे जो होता है वो खास ध्यान देना चाहिए। देखिए फाइनल ईयर के एग्जाम में, फाइनल ईयर में जो है आपको एमडीएस के लिए सबसे मेन सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको तो आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। सबसे पहले जो है ऑर्थो, प्रोस्थो, ओरल सर्जरी, उसके बाद ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, ये सब्जेक्ट जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। और प्रोस्थो में तो वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमेशा पूछते हैं कि ये कैंसर वाला पेशेंट था, इसको हमने इस चीज़ से इंप्रेशन लिया, फिर उसको ये डेवलप हो गया, उस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ऑर्थो में वो क्या कहा जाता है, कोई भी सेफेलोमेट्री दे देंगे, उसमें SNA SNV एंगल वगैरह जो होता है वो फाइंड करने के लिए दे देंगे, या फिर ऑर्थो से वो और टिपिकल क्वेश्चन पूछेंगे, कोई अप्लायंस आपको दे देंगे, कोई आपको क्या बोलते हैं कोई डिवाइस दे देंगे ऑर्थो का, और फिर उसको उसके बारे में पूछेंगे फिगर से। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट जो मैंने आपको ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी, वो कई बार क्या करते हैं कि आपके सामने कोई सीटी स्कैन रख देंगे, सीटी स्कैन नहीं रखते तो वो आपके सामने ओपीजी रख देंगे, सीबीसीटी रख देंगे, उसके बारे में पूछेंगे कि इसका डायग्नोसिस बताओ। ओरल मेडिसिन में आपको कोई बड़ा सा केस दे देंगे और उस केस के बाद आपको पूछेंगे इसका डायग्नोसिस क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके बारे में बताना। और हाँ, ओरल सर्जरी में जो होता है वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। लाइक अगर वहाँ पे कोई एलिवेटर है तो ये कौन सा एलिवेटर है, अगर वहाँ पे कोई ऑस्टियो इंटीग्रेशन का ऑस्टियन रिट्रैक्टर है तो वो कौन से टाइप का रिट्रैक्टर, ये सब के बारे में वो फिगर बेस्ड पूछते हैं। इसके बाद जो है वो कम्युनिटी डेंटिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री के लिए हम जो बुक आपको बताएंगे वो आपको बुक फॉलो करनी है। और कम्युनिटी डेंटिस्ट्री का बायो इन्फॉर्मेटिक्स का चैप्टर, हेल्थ एंड प्लानिंग वाला चैप्टर, उसके बाद हेल्थ फॉर ऑल का चैप्टर, जितने भी आपके एनजीओज चलते हैं, जितने भी हेल्थ एसोसिएटेड चलते हैं वो कहाँ पे चलते हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सब चीज़ के बारे में, और जितनी भी एपिडेमियोलॉजी का आपका न्यूमेरिकल्स है, सारी न्यूमेरिकल्स आपको बढ़िया से करके जाना है। इसके अलावा जो है आपको फ्लोराइड्स वाले चैप्टर पे विशेष कमांड होना चाहिए। वो कम तवज्जो देते हैं पेरियो के चैप्टर को, पेरियो के सब्जेक्ट को, पीडो के सब्जेक्ट को, और उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है वो आपका पूछते हैं एंडो और कॉन्स से भी थोड़ा पोर्शन रहता है। तो वो अगर आप नॉर्मल अपने कोचिंग से करेंगे तो उससे आपका हो जाएगा। तो ये था। और हाँ, पीएचडी के लिए जो है वो आपको विवेक जैन करना है। विवेक जैन से कम आपको जो है वो एपिडेमियोलॉजी तो कर ही के जाना है, बायो स्टैट्स कर ही के जाना है, उसके बाद हेल्थ फॉर ऑल आपको करके जाना है, हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया करना है, हेल्थ प्लानिंग इन वर्ल्ड करना है, और जितने भी एनजीओज हैं उनके प्लानिंग वगैरह, उनके पॉलिसीज वगैरह आपको विवेक जैन से करके जाना है।
अब इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि आपको किस और स्टडीज मटेरियल से जो है वो एम्स का प्रिपरेशन करना चाहिए। सीडीज की एक रेड बुक आती है, उस रेड बुक में आपको जो होता है वो सारे एसआरशिप के क्वेश्चंस होते हैं। उस एसआरशिप के क्वेश्चंस को जो है वो आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि एसआरशिप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। लाइक ऑर्थो में, प्रोस्थो में, इन सारे सब्जेक्ट में जो होता है वो एसआरशिप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो आपको एसआरशिप के क्वेश्चन करके ही जाना है, एनी हाउ आपको करना ही करना है। इसके बाद डेंटल पल्स का जो आपका रिपीटेड ईयर का एम्स का क्वेश्चन होता है, नीट का क्वेश्चन होता है, एम्स पीजी का क्वेश्चन जो होता है मतलब एमटीएमएस का होता है, उसके भी कुछ चैप्टर्स आपको करके जाने हैं। उससे क्या होगा कि वो आपका देखिए एम्स में जो होता है आपका 50 से 60% जो होता है वो रिपीटेड कॉन्सेप्ट पूछता है या रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर आप रिपीटेड क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। तो आपको डेंटल पल्स का जो रिपीटेड क्वेश्चंस होता है ना केवल क्वेश्चन करना है बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन में भी वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें से देते हैं। ये बात हुआ आपका एम्स का मतलब कि प्रिपरेशन कैसे हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके अलावा जो है वो आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको कोई भी कोचिंग लाइक सीडीज का, मेरिटर्स का, डॉक्टर बत्रा का, इन सब में से आपको एनाटॉमी अच्छे से करके जाना है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सारे करके जाने हैं, एनाटॉमी के करके जाने हैं, बायोकेमिस्ट्री के करके जाने हैं, उसके सर्जरी के करके जाने हैं, उसके बाद आपको प्रोस्थो के करके जाने हैं, ऑर्थो के करने के जाने, इन सब के फिगर बेस्ड क्वेश्चन करके जाने, क्योंकि एम्स जो होता है वो फिगर बेस्ड क्वेश्चन को बहुत तवज्जो देता है अपने एग्जाम में। अब हम बात कर लेते हैं एम्स का कट ऑफ कितना जाता है। देखिए एम्स एग्जाम जो होता है वो कंप्लीटली परसेंटाइल बेस्ड होता है। इसमें जो होता है वो आपका 99.01 से लेकर वो उठाते हैं और 99.9 तक जो होता है वो रैंकिंग बनाते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं और आपको अगर 30 to 34 रैंक आ रहा है, मतलब कि अगर आपको इस वाले एम्स के नवंबर वाले सेक्शन में जो है वो आपको 30 to 34 रैंक आ रहा है, अगर मतलब कि अगर आपको 97-98 परसेंटाइल आ रहा है तब आपका SC ST कैटेगरी में चांस बनता है। लेकिन अगर आप जनरल हैं और या फिर आप OBC हैं तो फिर आपको 99 परसेंटाइल के नीचे कोई चांस नहीं है। बेसिक मेरिट जो होता है वो इनका 140 से लेकर 150 मार्क्स जो होता है वो एम्स के लिए सेफेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं जेआरशिप कितने मार्क्स पे मिलता है। देखिए जब हमारा जुलाई वाला स्टार्ट होगा सेशन तो फिर हम आपको बताएंगे जेआरशिप वगैरह के बारे में, या फिर हम एक वीडियो जो होता है वो जेआरशिप के ऊपर बताएंगे, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो हमारा कंप्लीटली एम्स के प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम बात कर लेते हैं सीट्स का मैट्रिक्स इनका क्या रहता है। देखिए एम्स दिल्ली जो होता है वो उसमें एंडोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, पीडोडोंटिक्स और ओरल सर्जरी की कभी-कभी सीट्स रहती है। उसके बाद जो होता है वो आपका एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स कल्याणी और एम्स इन सारे एम्स में जो होता है वो सीट्स होती हैं। किसी में ओएस, एम्स ऋषिकेश में ओएस और पेरियो की सीट्स होती है। एम्स ऋषिकेश का ओरल सर्जरी का सीट जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, उसका पेरियो डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। तो ये था मेरा सारा नॉलेज एम्स के प्रिपरेशन के ऊपर। अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनीवेयर। और आप अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मैं अगला वीडियो जो होता है वो लेकर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए आप बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।